Hello student. Today we discuss the remaining part of Fresnel diffraction due to single slit. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, उसका कुछ प्रॉपर्टीज शेष रह गया था, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में अल्फा की अलाउड वैल्यू मिला था फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होगा, कितना अलाउड वैल्यू मिला था। तो यह अलाउड वैल्यू आया था अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 पाई प्लस माइनस 5/2 पाई प्लस माइनस 7/2 पाई एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग है दिस मीन्स दैट फर्स्ट secondary maxima is appeared at alpha equal to 3 pi by 2 so its intensity will be। अब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा, ये था I0 साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये होगा I0 साइन 3 पाई बाई 2 अपान 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/9 पाई स्क्वायर I0 और यहाँ पर हो गया साइन 3 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा, इतना लिख सकते हैं इसको। अब 4I0/9 पाई स्क्वायर और साइन 3 पाई बाई 2 यानी 270 का मान -1, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे तो +1 इतना मिलेगा इंटेंसिटी। अब देखिए सिमिलरली फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू है 5 पाई बाई 2। तो इंटेंसिटी होगा इसका साइन 5 पाई बाई 2 अपान 5 पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये होगा 4/25 पाई स्क्वायर और इसका मान साइन 5/2 भी होता है -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1। तो ये हो गया 4I0/25 पाई स्क्वायर। अगर इसको डिजिट में हम लोग फाइंड करते हैं तो यही आता है 1/22I0 पाई स्क्वायर 9.86 रख देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 में डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करने पर आता है I0/62। इसी तरह से फॉर थर्ड
सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा अल्फा इक्वल टू है 7π/2, तो I3 की वैल्यू आएगा sin 7π/2 अपन 7π/2 का होल स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49π² कितना आ जाएगा। फिर 7π/2 का मान आएगा -1, स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। तो इस तरह से ये वैल्यू मिलेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यही मान जो होता है आता है I0/126। इसी तरह से और भी काउंट कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो और प्रॉपर्टीज हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं इसी तरह से। यहाँ से मिल रहा है 10 इंटेंसिटी एट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ... सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा is in the decreasing order, is in the, यहाँ पर लिख देंगे रेशियो। तो रेशियो आ रहा है, एक का रेशियो 1 है I0/22, तो ये है I0/22, I0/62, I0/126, या इसको लिखते हैं हम लोग। तो ये आया है 4 I0/9। पेपर में ये दिया जाता है या इस रूप में लिखा जाता है 4/25π², 49π² ... ऐसे मिलेगा। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर में है। हाईली डिक्रीजिंग आर्डर में इंटेंसिटी मिलेगी। अब देखिए 10 कंप्लीट इंटेंसिटी distribution will be complete intensity distribution कंप्लीट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है I रेशियो I1, I2, I3, I4 ... इक्वल टू, ये आ रहा है सेंटर पर I0, I0/22, I0/62, I0/126 ऐसे चलेगा।
इसी को पाई के टर्म में लिख सकते हैं ऐसे। तो दोनों में से कोई रेशियो दिया जाता है। सेंटर पर है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये सब रिजल्ट मिलेंगे। इंटेंसिटी वेरिएशन, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं। इधर ले लेते हैं प्लस अल्फा, अल्फा 0, और इधर लेंगे माइनस अल्फा। तो इधर हो गया माइनस अल्फा, सेंटर है। इधर इंटेंसिटी आई। अब ये सेंटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ऐसे। सेंटर के बाद ये थोड़ी सी मैक्सिमम होगी, फिर थोड़ा सा इस तरह से मैक्सिमा चलेगा। तो ये सेंट्रल पॉइंट हाईली इंटेंस होगा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे घटते क्रम में मिलेगा। दूसरा साइड भी ऐसे ही होगा, घटते क्रम में इस तरह से मिलेगा। अब देखिए अल्फा इक्वल टू 0, ये पाई, ये जो वैल्यू है ये 3π/2, ये 2π, ये जो वैल्यू है 5π/2 पर अल्फा का जो मान रखा गया है मैक्सिमा। इसी तरह से ये 3π और ये 7π/2, इसी आर्डर में ये बढ़ेगा। इधर लेंगे तो एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस, इधर आएगा 3π/2, 2π, ऐसे माइनस आर्डर में ये चलेगा। इसको कहा जाता है, इसी का इंटेंसिटी है I0। इसका मीनिंग है प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा है ये। अब अल्फा इक्वल टू 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा मिला था, अल्फा इक्वल टू पाई पर मिनिमा मिलता है। ये हो जाएगा, इसका मीनिंग है I0/22। इसको कहा जाता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो होगा ये होगा I0/62। इसको कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। ये होगा I0/126 या 22 के रूप में आता है इसे। तो ये हो जाएगा थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मिलेगा। इसी तरह से इस साइड भी वही प्रक्रिया होगी। तो सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसका 1/22 पार्ट्स फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पर होगा, घटता जाएगा। कहने का मीनिंग है कि ये घटते क्रम में मिलेगा।
तो लाइट इंटेंसिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, उसके बाद मिनिमम होगी और मिनिमम होगी, तेजी से शार्पली डिक्रीज करेगी। तो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का ही रोल होता है, ये टर्म मिलता है। तो ये हो जाएगा, इसी का मीनिंग है दिस इज द इंटेंसिटी distribution pattern of Fraunhofer single slit diffraction device तो ये एक क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड प्रूव दैट इंटेंसिटी वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज, इस रूप में दिया जाए या पाई के रूप में लिख दिया जाए, इसको दोनों में से कोई यही टर्म एक्सप्लेन कराया जाता है सबसे। अब देखिए, इसकी यहाँ तक जो टॉपिक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक टॉपिक लिया जाएगा विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा का विथ यानी चौड़ाई कितना होगा। अगर ये मैक्सिमा को शार्प किया जाए, इसको और पतला किया जाए, तो इंटेंसिटी और इस पर बढ़ेगी। तो जूम करते हैं जिसको आप लोग, तो ये कैसे टर्म्स मिलेंगे, इंटेंस कैसे होगी लाइट। तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें देखिए, इसमें है कि जो फर्स्ट मिनिमा है वो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई पर क्रिएट होता है। इसी के बीच के स्पेस को कहा जाएगा सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, और ये कैसे घटेगी बढ़ेगी, ये टर्म हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ से मिलेगा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न the space or region on both sides of central maxima, on both sides of central, the space or region on both sides of central maxima is called width of central maxima। तो देखिए यहाँ से है
कि अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस पाई, क्योंकि इधर पाई पर मिनिमा आ रहा है और इधर भी पाई पर मिनिमा आ रहा है, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट होगा। तो इसको सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो ये पाई प्लस माइनस पाई पर क्रिएट हो रहा है। तो ये बताएगा, यही स्पेस डिसाइड करेगा या विथ ऑफ प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमा है। ये फर्स्ट ये क्रिएट हो रहा है। तो इसमें हम लोगों को मिला था अगेन फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए फार्मूला मिला था ए साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो एन लेमडा की वैल्यू मिली थी। अब देखिए यहाँ पर फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट गिव्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ डॉट डॉट मिनिमा। अब जैसे n इक्वल टू 1 रखा जाएगा तो फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, 2 रखा जाएगा तो सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, फोर्थ मिलेगा। ये कंडीशन थी मिनिमा की। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे नाउ n इक्वल टू 1, पहला मिनिमा जो होगा इसी के बीच में पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। अब अगला कंडीशन है हम लोगों का कि फॉर डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मान फ्रिंज की चौड़ाई, ये जो स्लिट है इसकी जो चौड़ाई होती है ए लिया गया है इसमें, ये लेमडा के इक्वल हो जाए तो डिफ्रैक्शन आसानी से ऑब्जर्व होता है। तो अगर फ्रिंज को फाइंड किया जा रहा है और स्लिट की चौड़ाई वेवलेंथ के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लिया जाए तो उस कंडीशन में होगा ये, इसका मान आएगा ए साइन थीटा इक्वल टू ए या साइन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, पाई बाई 2। तो इस कंडीशन के लिए ये होगा कि जब थीटा पाई बाई 2 होगा, डिफ्रैक्शन एंगल है थीटा, तो उस समय मैक्सिमा कंडीशन लगाया गया है, चौड़ाई जो होगी इसकी बढ़ेगी। तो अल्फा या थीटा की वैल्यू है, थीटा और अल्फा में रिलेशन पढ़े थे आप लोग कि अल्फा की वैल्यू आया था, इसका मान मिला था पाई ए साइन थीटा अपन लेमडा। तो जब साइन थीटा 1 होगा और ए इसके इक्वल होगा तो पाई आएगा, अल्फा का मान पाई, यही अल्फा का मान पाई यहाँ पर लिखा गया है। पाई पर मिनिमा मिलेगा और इसी के बीच में ये टर्म मिल जाता है। तो जब हम लोग इस कंडीशन का यूज कर देंगे तो अल्फा बराबर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई के कंडीशन पर मान मिल जाएगा। तो इसको हम लोग इसमें ले लिए। देखिए इसका मीनिंग ये एक्सप्लेन करना है कि जब थीटा या अल्फा पाई बाई 2 था तो ये रीजन को कवर करेगा। ये जब ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा ये रीजन पतला होगा और ये रीजन चौड़ा होगा। एनर्जी कंजर्व रहती है
तो ये इंटेंसिटी एक्सिस पर वैल्यू बढ़ेगा और अल्फा एक्सिस पर वैल्यू पाई से घटकर π/2 आ जाएगा। तो उस समय इंटेंसिटी शार्प हो जाएगी और विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा घटेगा, इंटेंसिटी जो होगी इस एक्सिस पर बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ ऐसे लिया जाएगा थीटा इक्वल टू π/2। तो इसका मीनिंग हो गया, देखिए, दिस मीन्स दैट instead of अल्फा इक्वल टू पाई, या इस तरह लिख देते हैं, इंस्टेड ऑफ पाई अल्फा इक्वल टू π/2 gives सेंट्रल मैक्सिमा विथ, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई को ये बताएगा, सेंट्रल मैक्सिमा विथ मिलेगा इस कंडीशन में। और ये जो ग्राफ होगा हम लोगों का, ग्राफ अगर बनाते हैं यही से, तो देखिए जो थीटा या अल्फा था, मान लीजिए थीटा की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो ये 0 है और इधर ये पाई वैल्यू पर आ रहा था। अब ये जब इंटेंसिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो उस समय ये ग्राफ घटेगा ऐसे। तो ये जो रीजन होगा इसका अब होगा π/2 और इधर -π/2। तो एक साइड माइनस लेते हैं और एक साइड प्लस। तो π/2 पर इंटेंसिटी जो पहले यहाँ पर थी कम थी, अब ये बढ़ जाएगी। तो जब ये रीजन पतला होगा तो ये इंटेंसिटी लाइट की बढ़ेगी, और इस रीजन को और चौड़ा किया जाए, ए का मान जो है लेमडा के बराबर न लिया जाए तो ये और चौड़ा होने लगेगा और इंटेंसिटी घटने लगेगी। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने घटाने के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिया जाता है स्लिट की चौड़ाई। तो ये दूसरा जो डिफ्रैक्शन है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, ट्रिपल स्लिट, एन स्लिट, ग्रेटिंग, उसमें ये और उभर करके आएगा कि इसका थिकनेस और नंबर ऑफ स्लिट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को। फर्स्ट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन कंडीशन है, ये बता रहा है कि सेंटर पर लाइट अधिक होगी, बहुत अधिक होगी कंपेयर टू फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। तो ये लाइट और अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है डिफ्रैक्शन डिवाइसेज में। तो इसके लिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन का जो स्लिट होता है इसको हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये डबल स्लिट, ट्रिपल स्लिट या एन स्लिट लिया जाता है, उसी से सभी फार्मूला एक ही में जनरली फाइंड होने लगते हैं। तो इसमें आप लोग ये एक्सप्लेन कर लीजिए, ग्राफ भी देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ये आएगा एन स्लिट में, ग्रेटिंग में क्वेश्चन पेपर में आता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ग्रेटिंग और एन स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इसका ओरिजिन हम लोग रख रहे हैं पेपर के लिए, आप लोग उसको तैयार करेंगे। एन स्लिट पूछा जाता है तो उसमें और सब प्रॉपर्टी आ जाएगी, लेकिन इसमें कैसे निकलेगा ये एक्सप्लेन कराया गया। अब नोट में दूसरा नंबर है कि फॉर व्हाइट लाइट, तो इसका मीनिंग है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जब व्हाइट लाइट का यूज कर दिया जाएगा तो क्या होगा, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न में मोनोक्रोमैटिक लाइट के प्लेस
पर वाइट लाइट यूज कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें देखिए हम लोगों को पढ़ना है, मीनिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन वाइट लाइट मतलब जिसमें 7 कलर हो, white light is applied instead of monochromatic light in the Fraunhofer single slit diffraction pattern तो इसमें हम लोगों का मीनिंग है कि जब वाइट लाइट को मोनोक्रोमेटिक सोर्स के स्थान पर रख दिया जाए तो इसका कंडीशन क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, ये सब टर्म हम लोगों को मिलेगा। तो देखिए वाइट लाइट का यूज कर देते हैं अगर हम लोग डिफ्रैक्शन फेनोमेना में, तो ये सिंगल स्लिट था, या ऐसे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे सीधे पैरेलल रेज आ रही है सोर्स से, यहाँ पर स्लिट है, तो स्लिट आप लोग पढ़े हैं, सपोज कीजिए ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है स्लिट का, ये ओपेक पार्ट है, ऐसे सिंगल स्लिट है, इसी का थिकनेस कितना लिया जाता है, ए लिया गया है, हम लोग मान लिए हैं थिकनेस ए। अब यहाँ से लाइट जो स्क्रीन पर जाती है, एक यहाँ पढ़े आप लोग की लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का कन्वेक्स लेंस रहता है, और इधर स्क्रीन होगा एक ऐसे। तो रेज इस पर जाती है, इसको पार करके लेंस, और यहाँ से भी रेज ऐसे जा रही है, सेंटर पर मिलेगी। तो यहाँ सेंटर पर इंटेंसिटी वेरिएशन होगा, कुछ रेज यहाँ ऊपर जा रही है ऐसे, इसी को दिखाया गया था, तो ये फ्रिंज यहाँ पर जाकर बनाएगी। स्क्रीन था, ये लेंस L2 था, इधर लेंस होता है L1, और ये था स्लिट। तो देखिए इसमें जो वाइट लाइट है, यहाँ पर जो भी लाइट दी जा रही है वाइट लाइट है, सोर्स से आ रही है, तो इस लाइट में 7 कलर है, तो सेंटर पर सभी रेज का पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है। तो जब पाथ डिफरेंस 0 रहेगा तो सभी एक ही साथ मिलेगी, तो इस कंडीशन में सेंटर पर वाइट फ्रिंज बनेगी, वाइट फ्रिंज यहाँ पर बनेगी सी पर, और ये कोई पॉइंट P है, सपोज कीजिए C है और ये P है, तो यहाँ पर पॉइंट P पर जो बनेगी कलरफुल
फ्रिंज बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जाने वाली रेज में जब लाइट पार करेगी इसको तो हर कलर की चाल अलग अलग हो जाएगी, सब अलग अलग इमेज बनाने लगेगी। तो रेड रेड पर बनेगी, वायलेट वायलेट पर बनेगी, ग्रीन ग्रीन पर होगी, तो कलरफुल फ्रिंज बन जाती है। तो यहाँ पर व्हाइट फ्रिंज बनेगी केवल सेंटर पर, और इन दोनों साइड जो बनेगी अब सेकेंडरी मैक्सिमा पर वो कलरफुल फ्रिंज बनने लगती है। तो ये पाथ डिफरेंस के कारण ऐसा होगा। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में मोनोक्रोमैटिक लाइट को वाइट लाइट से रिप्लेस करते हैं। तो फ्रिंज का नेचर होता है सेंटर पर वाइट एंड सेकेंडरी मैक्सिमा पर कलरफुल फ्रिंज बनेगी। तो देखिए, इन सच कंडीशन ऑल द रेज, मतलब यहाँ पर व्हाइट लाइट में कितनी रेज है, 7, ऑल द रेज मीटिंग एट सेंटर या सेंट्रल पॉइंट, all the rays meeting at central point have path difference 0, path difference 0 and corresponding जो फेज डिफरेंस होगा ये भी हो जाएगा 0। सो जैसी लाइट रहेगी, जिस कलर की लाइट होगी उसी कलर का इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो व्हाइट लाइट है, व्हाइट इमेज का मतलब है यहाँ पर फ्रिंज इज फॉर्म्ड एट सेंटर पर फॉर्म हो जाएगी। बट रेज मीटिंग एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर के बाद जहाँ भी मिलेगी एक्सेप्ट सेंटर हैव ए definite path differences so अब इस कलर का फ्रिंज अलग अलग बनेगी। सो ईच कलर formed its own fringe, that is at secondary maxima। अब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सेकेंडरी मैक्सिमा ही बनता है। सेकेंडरी मैक्सिमा ओनली कलरफुल fringes are formed। तो इस कंडीशन में बाकी फ्रिंज कलरफुल हो जाएगी और सेंट्रल फ्रिंज वाइट रह जाएगी। तो ये ऐसे कंडीशन में फ्रिंज का नेचर क्या होगा ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। फ्रिंज का नेचर कैसा होगा,
तो देखिए इसमें इसका दूसरा मीनिंग ये होगा कि सेंट्रल फ्रिंज वाइट हो जाएगी और बाकी कलरफुल बनेगी, जो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होगी, डिस्टिंक्ट नहीं होगी, अस्पष्ट हो जाएगी और डायरेक्ट इसका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं होता है, झिलमिलाने लगती है फ्रिंज, ये क्लियर दिखाई देगी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न की सच्चाई यही होती है या प्रयास यही किया जाता है कोई किसी भी मेथड में कि सेंट्रल पॉइंट हमारा ऑब्जर्वेबल हो जाए, अधिक जो है ये शार्प हो जाए, अधिक इंटेंस हो जाए, और यही हमको चाहिए इस कंडीशन में। और जो सेकेंडरी मैक्सिमा है वो वेरी पुअर होता जाए, उसकी इंटेंसिटी घटती जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंसिटी घटेगी तो ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार वो ऊर्जा यहाँ पर आकर बढ़ जाएगी। तो हमारा एक पॉइंट जो होगा बहुत शार्प होता जाएगा, इंटेंस होता जाएगा, यानी लाइट के हम लोग संपूर्ण एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस करने लगेंगे और उस फोकस रीजन में किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल को देखना है तो हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर लेंगे इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट लाइट या कंटिन्यूअस एनर्जी ऑफ लाइट फोकस किया जाए तो ये शार्प होती है और स्पॉट के रूप में लाइट आती है यहाँ पर। तो लाइट जितना बढ़ेगी, अगर मान लीजिए कि आपको किसी छोटी छोटी चीज़ों को देखना है, टार्च जला दिए तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो डिफ्रैक्शन में टार्च अगर यूज कर देते हैं तो इतना शार्प लाइट हो जाएगी कि पता चलने लगेगा कि इसके बीच में क्या है। जैसे माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप से आप इस देखते हैं किसी अपने जो कपड़ा पहने हैं उसमें रेशा है, ऐसे पतला पतला धागा है, स्ट्रिंग है, तो डायरेक्ट आंख से देखेंगे तो पता चलेगा ये प्लेन है, लेकिन वही माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पता चलेगा ये मोटा मोटा धागा दिखाई दे रहा है, मार्कर जैसे, बीच में गैप है, कुछ ना कुछ धागा लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगी हुई है, तो रिजोल्यूशन हो जाएगा वहाँ पर। और डायरेक्ट टार्च जलाकर देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, वो सूत ही दिखाई देगा, थोड़ा सा शार्प होगा, पता चलेगा कि इसमें डायरेक्ट प्लेन ना होकर धागा से ये बुना गया है, तो रिजोल्यूशन होता है। वही चीज़ें यहाँ पर अगर डिफ्रैक्शन मेड कंडीशन, जैसे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप डिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पर ही बनाया गया है, इसको पढ़ेंगे आप लोग, आगे पढ़ना है इसी में। तो ये रिजोल्यूशन कर लेगा, लाइट इंटेंस बना करके अलग अलग दिखा देगा। तो जो एक प्लेन था, इस आँख से पूरा प्लेन दिखाई दे रहा था, यह प्लेन जो होगा रिजॉल्व हो जाएगा और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिलने लगेगी, तो इस घटना को कहा जाएगा रिजोल्यूशन या क्लियरली ऑब्जर्व फ्रिंजेस बनेगी। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की प्रॉपर्टीज, कई पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।